गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द सरफेस विच इज ट्रेस्ड आउट बाय द एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मूवमेंट। देखो, सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल मूवमेंट क्या चीज़ है। आपने 9 चैप्टर में एक थ्योरम की थी कि आपके पास अगर एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो तो आप उसको रिड्यूस्ड कर सकते हो एक सिंगल फोर्स आर एंड ए सिंगल कपल जी। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा था। तो जो सिंगल कपल जी था दैट इज द प्रिंसिपल मूवमेंट। देखो, मैं आपको बता भी देती हूँ। देखो, इस तरह से आपने रिड्यूस किया सिस्टम ऑफ फोर्सेस को, सिंगल फोर्स आर एंड ए सिंगल कपल जी मेकिंग एन एंगल थीटा। उसके बाद फिर से आपने रिजल्ट लगा के इसको एक सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में रिड्यूस कर दिया था सच दैट एक्सिस ऑफ कपल कंसाइड्स विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, और उसको हमने नाम दिया था रेंज का। ठीक है, और वहाँ जो कपल की वैल्यू आती है दैट इज द जी कॉस थीटा। अब यहाँ जो जी है, आपकी जो सिस्टम ऑफ फोर्स था उसको आपने रिड्यूस कर दिया आर और जी में। ठीक है, ये जी की एक्सिस है, ये आर की लाइन ऑफ एक्शन है। दिस जी इज द प्रिंसिपल मूवमेंट। आपको बताना है ये प्रिंसिपल मूवमेंट वाली जो एक्सिस है इसका लोकस क्या होगा, यानी कि ये जो सरफेस है कौन सी सरफेस जनरेट करेगी। ठीक है, जब भी किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड सपोज करो और उसमें एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लो एक्स वाई जेड में, तो आपके पास उसका लोकस आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ इसकी सरफेस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ मैंने क्या सपोज किया, एक्स वाई जेड। दिस इज द प्रिंसिपल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता, प्रिंसिपल मूवमेंट एट पॉइंट्स। अब प्रिंसिपल मूवमेंट किस पे एक्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पर। जैसे देखो, यहाँ प्रिंसिपल मूवमेंट किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पर। ठीक है, तो प्रिंसिपल मूवमेंट एट पॉइंट वी हैव टेकन इज ए। प्रिंसिपल मूवमेंट एट पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के बारे में क्या बोला है, लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू द पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस। देखो, पहले तो मैं आपको पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस बता देती हूँ। आपके पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स था वो रिड्यूस हो गया एक फोर्स आर एंड ए कपल जी मेकिंग एन एंगल थीटा विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर। उसके बाद आपने इसको रिड्यूस करके इस पे रिजल्ट लगा के इसको रिड्यूस कर दिया था एक सिंगल फोर्स आर एंड ए सिंगल कपल जी सच दैट एक्सिस ऑफ कपल कंसाइड्स विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर। और आपको पता है जो वो सिंगल एक्सिस आती है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस कंसाइड कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। और आपने जब थ्योरम की थी तो आपने कहा था कि जो ये आर की डायरेक्शन है इसके पैरेलल आती है, तो इस आर के पैरेलल। अभी स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान मत देना एक्स वाई जेड क्या चीज़ है, जस्ट कि आपके पास एक लाइन है, आर की लाइन है, इसके पैरेलल आपकी सेंट्रल एक्सिस आएगी। तो इसके पैरेलल मैंने ये सेंट्रल एक्सिस ले ली। इसके अलोंग क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर होगा और कपल ऑफ मूवमेंट के, और के की वैल्यू क्या होती है, जी कोस थीटा। देन दिस इज द पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अब जो भी आपके पास ये पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस आई है, लेट दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस ली मैंने, ये वाई एक्सिस ली। अब उसने बोला था पॉइंट लाइंग ऑन, अब ध्यान देना, पॉइंट लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बोला है, विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू द पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस। कि जो लाइन जो पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और उस स्ट्रेट लाइन पर आपका जो पॉइंट है वो लाई करेगा। दिस इज द पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर एक मैंने लाइन ली, आपको पता है जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। पॉइंटेड सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ली, इस पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर क्या एक्ट कर रहा है आपका प्रिंसिपल मूवमेंट जी। अब एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स 0 0। उसके बाद देखो, इज ए हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। आपको बताना है कि जो सरफेस जनरेट होगी दैट विल बी द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ठीक है, करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये फिगर समझ आ गई होगी। यहाँ के की वैल्यू क्या होती है आपकी, के इज इक्वल टू जी कोस थीटा
फिर ये रिजल्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स ये रिजल्ट वही 9th चैप्टर में जो आपने एक रिजल्ट किया था वहीं से उठाया है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, शायद आपको ध्यान हो। ROO इज इक्वल टू G sin थीटा बाय R का वही रिजल्ट हमने लगाना है। देखो स्टूडेंट, ये हमने किया था, ये आपके पास स्टार्टिंग की R थी, इसको आपने पैरेलल लाइन पे रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। और ये जो OO1 की वैल्यू थी, दिस इज द R को आपने इस पे रिड्यूस कर दिया। OO1 की क्या वैल्यू थी आपकी, यहाँ से देखो, R इंटू OO1 इज इक्वल टू G साइन थीटा। OO1 मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x, क्योंकि दिस कोऑर्डिनेट इज x। तो आपके पास स्टूडेंट ये डिस्टेंस आ चुकी है x। तो OO1 की जगह R डॉट x इज इक्वल टू G साइन थीटा, दोनों को डिवाइड किया, RX बाई K इज इक्वल टू टेन थीटा, आल्सो टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई जेड। देखो स्टूडेंट्स, ये कैसे निकाला है, ये आपको G जो लाइन इस तरह से दिखाई दे रही है, एक्चुअल में इस तरह से नहीं है। जैसे मैंने अब ये ब्लू पेन पकड़ा हुआ है, दिस इज द प्रिंसिपल मोमेंट G, ठीक है। और मैं जो ये फिंगर से आपको बता रही हूँ, इस लाइन से, R वाली लाइन से लेकर और इस पेन का जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। ये टेन थीटा मुझे निकालना है। अब मेरी फिंगर को देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द आई थिंक, देखो मेरे लिए भी समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ये 3 डायमेंशन के अंदर, कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। देखो थोड़ा सा, देखो आपके पास ये R वाली लाइन है, R और ये बीच का ये जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये जो लाइन आएगी, ये जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रही हूँ, ये परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि ये एंगल थीटा है। टेन थीटा निकालना है, ये जो ग्रीन पेन से दैट इज द परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या बनेगा, बेस बनेगा, ठीक है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और जो आपको ये ग्रीन पेन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये वाई एक्सिस दिख रही है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस ले रखी है, इस तरह से जेड एक्सिस ले रखी है, और ऐसे ऊपर क्या ले रखी है, वाई एक्सिस। तो दिस इज वाई टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा ग्रीन पेन से है, दैट इज वाई एक्सिस, और ये आपका बेस है, और ये आपको क्या दिख रही है, जेड एक्सिस। तो टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज वाई बाई जेड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो आर एक्स बाई के इज इक्वल टू वाई बाई जेड, आर जेड एक्स इज इक्वल टू के वाई, विच इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हो, जो बैटरी का रिजल्ट है, इस टाइप की जो इक्वेशन है वो एक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 3 गिवन स्क्रूज, स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो स्क्रूज क्या होते हैं। आर और के को जब मैं इकट्ठे कंसीडर करती हूँ दैट इज द रेंज, और जब पिच को और आर को मैं इकट्ठा कंसीडर करती हूँ दैट इज द स्क्रू। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो आपने पहले किया हुआ है, जहाँ मैंने आपको 9th चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस बताई थी, वहाँ थी आपके पास ये डेफिनेशंस। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इसमें, देखो स्क्रू। Suppose a system reduced to a single force R and a couple of moment K whose axis coincides with the direction of acting force. The ratio K by R is called pitch of the system. The straight line along which single force acts when considered with the together with the pitch is called screw. It means, sorry, मैंने आपको R बता दिया था, R नहीं है, सेंट्रल एक्सिस और पिच को जब मैं इकट्ठा कंसीडर करूंगी दैट इज द स्क्रू। आपको 3 स्क्रू गिवन है, यानी कि 3 सेंट्रल एक्सिस और उनके अलोंग जो पिचेस है वो आपको गिवन है। हुज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कंकरेंट, लेकिन जो 3 पिचेस आपको गिवन है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। 3 एक्सिस जो आपको गिवन है दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कॉन्करेंट मतलब एक सिंगल पॉइंट से पास होंगी। तो स्टूडेंट, जब आपको 3 चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेनी होती है, सबसे बेस्ट वे होता है एक एक्स एक्सिस के अलोंग ले लो, एक वाई एक्सिस के अलोंग ले लो, एक जेड एक्सिस की। जो 3 स्क्रूज हैं उनकी 3 एक्सिस ले ली मैंने, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, देखो इस तरह से आपकी वाई एक्सिस के अलोंग, और एक जेड एक्सिस के अलोंग। दीज ऑल 3 आर द सेंट्रल एक्सिस, और इनके अलोंग कुछ ना कुछ पिचेस हैं वो आपको आगे गिवन है स्टेटमेंट में। देयर एक्ट रेंचेस ऑफ पिचेस P1, P2, P3। इनके अलोंग जो पिच हैं वो क्या है, P1, P2, P3।
स्टूडेंट रिजल्टेंट जो फोर्सेस है मैं वो सपोज कर लूँगी R1, R2, R3, और मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, जब मैं पिच को इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी हूँ तो कपल आ जाता है, क्योंकि आप लिखते हो K/R इज इक्वल टू पिच, कपल निकालना है K इज इक्वल टू RP, मीन्स इंटेंसिटी और पिच को मल्टीप्लाई कर दो। तो रेंच लिखा, लेट रेंचेस, रेंचेस कैसे लिखी जाती है R और K, तो ये बन गया R1 P1 R1, सेकेंड रेंच R2 P2 R2, थर्ड रेंच R3 P3 R3, एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस X Y Z रिस्पेक्टिवली। ये जो तीन रेंचेस है, तीन से एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। फिर आपको पता है इस पूरे को रिजल्ट लगा लगा के मैं एक रेंच, एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में रिड्यूस कर सकती हूँ, सच दैट सिंगल कपल सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकती हूँ, उनके बीच में एंगल थीटा, और उसको हम बोलते हैं डायनेम भी बोलते हैं। द सिस्टम रिड्यूसेस टू डायनेम, डायनेम का मतलब आर के ही है, डायनेम का मतलब आर और जी में रिड्यूस कर देना। लेट सिस्टम रिड्यूसेस टू डायनेम, DYNAME, डायनेम XYZ, यानी कि जो आपने रिजल्ट लगा दिया, रिजल्ट लगा लगा के आपने रिड्यूस कर दिया एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में। जो सिंगल फोर्स है उसके कंपोनेंट है XYZ, जो सिंगल कपल आएगा उसके कंपोनेंट है LMN। देन आपको पता है कि जो सिंगल फोर्स आपने रिड्यूस किया है उसके कंपोनेंट XYZ हैं, और ऑलरेडी आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स है R1, वाई एक्सिस के अलोंग R2, जेड एक्सिस के अलोंग R3। इट मीन्स x शुड बी इक्वल टू R1, y शुड बी इक्वल टू R2, z शुड बी इक्वल टू R3। इसी तरह से जो LMN है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल, यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट है दैट इज L, y एक्सिस के अलोंग मोमेंट इज M, z एक्सिस के अलोंग मोमेंट इज N। यहाँ देखो x एक्सिस के अलोंग मोमेंट P1 R1, इस फिगर से सब कुछ क्लियर है कि ऑलरेडी जो आपके पास x एक्सिस के अलोंग मोमेंट है दैट इज P1 R1, और यहाँ हमने क्या सपोज किया L, देन L शुड बी इक्वल टू P1 R1, M शुड बी इक्वल टू, M is y axis के along movement that is P2 R2, N is z axis के along movement that is P3 R3। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज, सेंट्रल एक्सिस की हम इक्वेशन आपको पता ही है, हम 9 चैप्टर में भी हर क्वेश्चन में यूज किया है हमने, L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बाई एक्स इज इक्वल टू M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड बाई वाई इज इक्वल टू N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स बाई जेड इज इक्वल टू पिच। देखो पिच भी स्टूडेंट इसमें दे रखी है, मैं एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ देती हूँ। यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी। देयर एक्ट्स रेंचेस ऑफ पिचेस P1, P2, P3 हुज रिजल्टेंट इज ऑन ए स्क्रू ऑफ गिवन पिच। जो रिजल्टेंट है उसकी पिच कितनी दे रखी है आपको P, तो इट मीन्स इस पिच की वैल्यू भी आपके पास है, और LMN XYZ की वैल्यू तो हम ऊपर लिख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं करना क्या था। शो दैट लोकस ऑफ दिस लेटेस्ट स्क्रू, लेटेस्ट स्क्रू का मतलब जिसकी पिच P है उसका लोकस मीन्स सेंट्रल एक्सिस आपको निकालनी है, और सेंट्रल एक्सिस आपकी ये आनी चाहिए। द कोऑर्डिनेट एक्सिस बीइंग द एक्सिस ऑफ गिवन स्क्रू, वो तो उसने दे दिया, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बीइंग द एक्सिस ऑफ गिवन स्क्रू। नहीं भी देता तो भी 3 परपेंडिकुलर स्क्रूज हम हमेशा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी ले सकते हैं। आपको जो रिजल्टेंट है उसकी सेंट्रल एक्सिस निकालनी है, और वो आपकी ये आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने सेंट्रल एक्सिस को फॉर्मूला लगाया, और स्टूडेंट्स उसके बाद LMN कैपिटल X Y Z की आप वैल्यूज पुट कर लेना। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, फर्स्ट और लास्ट को ले लेना, क्योंकि पीछे यहाँ P दे रखी है। फर्स्ट और लास्ट को लोगे, देखो स्टूडेंट ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। सेकेंड और लास्ट को लेना, करना कुछ नहीं है, बिस जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म आ जाएगा। ऐसी थर्ड और लास्ट को लोगे तो ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद इस टर्म को लेफ्ट पे ले जाओ, R1 कॉमन ले लो, R1 के साथ कंबाइन हो जाएगी। P एक्चुअल में लेफ्ट के बजाय मैं सारी टर्म्स को राइट पे लेके गई हुई हूँ, इस टर्म को इधर ले जाओ। P माइनस P1 R1, R2 वाली उधर जाएगी माइनस की, R3 उधर जाएगी प्लस की। इसी तरह से स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड में भी R2 वाली कंबाइन हो जाएगी और R3 वाली कंबाइन हो जाएगी। सारी टर्म्स को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना, तो आपके पास एक ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा।
अब स्टूडेंट जो टर्म हम खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं उसको जो है हमें लास्ट में जाके रिमूव करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। यहाँ हमने R1, R2, R3 खुद से इंट्रोड्यूस किए थे, तो नेक्स्ट स्टेप है R1, R2, R3 को एलिमिनेट करना। और जो आपको प्रूव करना है उसको देख के भी क्लियर है कि आपको कहीं पर भी R1, R2, R3 नहीं चाहिए। P1, P2, P3, P, X, Y, Z इनमें इक्वेशन है आपकी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। बाय एलिमिनेटिंग R1, R2, R3 वी गेट लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस। और एलिमिनेट करना तो स्टूडेंट्स आपने बहुत जगह सीखा होगा, इवन सॉलिड ज्योमेट्री में तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने किया हो कि जब भी आपके पास 3 इक्वेशंस हो, 3 वेरिएबल्स हो, 4 इक्वेशन हो, 4 वेरिएबल्स हो, मीन्स जितने वेरिएबल्स हों और उतनी ही इक्वेशंस हों और आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, तो सबसे बेस्ट होता है उनको डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में डाल के 0 पुट कर दो। बस स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने आपके पास वेरिएबल हों उतनी ही आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे यहाँ एलिमिनेट करने के लिए 3 वेरिएबल है R1, R2, R3, तो आपके पास इक्वेशंस भी 3 होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन से R1, R2, R3 के कोफिशिएंट डाल के डिटर्मिनेंट में 0 पुट कर दो। पहले देखो R1 के कोफिशिएंट डालो P माइनस P1 Z माइनस वाई, ये आ जाएगा। फिर R2 के डालने हैं आपको, फिर R3 के कोफिशिएंट डाल के 0 पुट कर दो। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड कर लेना, फर्स्ट रो से ये एक्सपेंड कर लेना, प्लस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स आगे तो न्यूमेरिकल वर्क है, आप इसको खुद एक्सपेंड कर लेना और जिस हिसाब से आपको जो जो दे रखा है उस हिसाब से टर्म कलेक्ट कर लेना। कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट आपको चाहिए था वही लोकस आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना।